हेलो फ्रेंड्स। बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है ये तीसरी और अंतिम वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम जो है केवल 3 शेयर्स की बात करेंगे। 2 शेयर्स जो कि पीएनबी है और बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि मुझे ना तो वो फंडामेंटली साउंड लगते हैं कंपनी, और इसलिए जो है ट्रेडिंग के अंदर भी जो है कोई स्पेसिफिकली पैटर्न जो है उसमें मुझे समझ नहीं आते हैं। रीज़न ये है कि उनकी बैलेंस शीट वीक लगती है मुझे, और किसी भी तरीके के सौदे अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले और बाद में स्टॉप लॉस नहीं कटे तो वहाँ पर जो है आपको एग्जिट भी शायद ना मिले। तो मुझे वो दोनों शेयर्स से जो है भी दूर रहना ही है। और बाकी जो 3 शेयर्स बचे हैं बैंक निफ्टी के, उनका मैं जिक्र अभी आपके साथ कर रहा हूँ। तो देखिएगा, जो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है शेयर, उस शेयर का नाम है HDFC बैंक। ये दिग्गज है, और दिग्गज इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी को भी ये और ICICI बैंक और प्लस कोटक बैंक, 3 बैंक जो है बहुत मेजरली जो है डोमिनेट करते हैं। और ये तीनों बैंकों के अंदर निफ्टी का भी काफ़ी अच्छा जो है वेट है। उसके बाद जो है SBI और एक्सिस बैंक, दोनों बैंक निफ्टी में भी अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं और निफ्टी में भी। तो ये 5 शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन HDFC बैंक उसमें से दिग्गज है। अब यहाँ पर निफ्टी के ऊपर भी असर डालता है, बैंक निफ्टी पे भी असर डालता है, इसलिए जो है इस शेयर्स को इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये हो सकता है कि बहुत बार आपको फंडामेंटल वैल्यू से भी ऊपर मिले और बहुत बार आपको फंडामेंटल वैल्यू से नीचे भी मिले। देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो फंडामेंटल वैल्यू है वो 1040 बनती है, और ये वास्तव में बहुत बार जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ मिलेगा। मैंने आधे घंटे जो है 1040 के आसपास इसको ट्रेड करते हुए देखा है। और जब भी 1040 को तोड़ता है या उस पर सस्टेन करता है तो ये दोनों साइड जो है अच्छे मूव देता है। अगर 1040 टूटता है तो 982 भी ज़बरदस्त सपोर्ट है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बोलूँ कि मीडियम टर्म के लिए भी जो है आप इस शेयर्स को बाय करेंगे तो भी जो है आपको नुकसान होने की संभावना कम रहेगी। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा, जो भी आप फैसला लेंगे अंत में वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, अपने विवेक का यूज़ करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क से भरा हुआ है, इस बात में कोई भी जो है दोहराया नहीं है। तो बड़े प्रॉफिट्स और बड़े लॉस हो सकते हैं। तो मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए जो है ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिएगा, उसके बाद जो है 938 ऐसा लेवल है जहाँ पर आपको खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस शेयर्स को रख सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक और जो इनकी बैलेंस शीट के अंदर जो दूसरे बिजनेसेस के अंदर वैल्यू है वो काफ़ी बेहतरीन है। और साथ में ये है कि पेरेंट जो HDFC लिमिटेड है वहाँ से भी जो है इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट रहती है। हालांकि आज की डेट में ये अपने पेरेंट से तो बहुत बड़ा हो गया है, यानी कि कभी कभी बोलते हैं ना कि बच्चा बाप से भी बड़ा हो जाता है, तो ये बच्चा जो है बाप से भी बड़ा हो गया है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये अभी वैल्यू जो है इसके अंदर जबरदस्त है, बहुत फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की पसंद है। हालांकि मुझे पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे इसकी जब अकाउंटिंग का एनालिसिस कर रहा था क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो मुझे थोड़ा सा प्रूडेंस के बेसिस पर कंफर्ट नहीं आया। यानी कि जो इन्होंने प्रोविजंस थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि उम्मीद से जो है कम बना रखे, थोड़े और बनने चाहिए थे अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें सभी बैंकों का तो। लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है वो जबरदस्त है, तो 938 ऐसा प्राइस है जहाँ पर कि आप इस शेयर्स को ले सकते हैं। और इन प्राइजेस के आसपास हो सकता है कि 938 पे मैंने भी कभी ट्रेड किया हूँ, पर 938 एक बहुत ही अच्छी जो है सपोर्ट है। ये टूटेगा तो नीचे जाएगा और इसके यहीं पे सस्टेन करेगा तो ये ऊपर आएगा। हालांकि इसके नीचे अगर कभी भी 938 के नीचे कभी भी शेयर्स मिले तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी चुपचाप उठा के लंबे समय के लिए शेयर्स को रख सकते हैं। उसके बाद मैं दूसरे शेयर्स की बात करूंगा, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में एक सबसे खास बात है कि इसमें वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम कम ना होने का मतलब HDFC से भी कम वॉल्यूम होता है, ICICI और एक्सिस से तो दूर दूर का कोई नाता नहीं है, ये SBI से। SBI, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जबरदस्त वॉल्यूम होता है इन तीनों शेयर्स के अंदर। लेकिन ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसमें वॉल्यूम कम होता है, इसमें 25, 30, 50 शेयर्स ऐसे सेल होते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 1350 का शेयर्स, अगर आप इसको कोरस्पॉन्डिंगली 300 रुपये पे भी एडजस्ट करोगे तो वो जो नंबर ऑफ शेयर्स को भी अगर आप 1350 पे कन्वर्ट करोगे तब भी वॉल्यूम कम ही रहता है। और इसके अंदर एक चीज़ तो है कि ये क्वालिटी, और इसके अंदर इनका इंश्योरेंस बिजनेस है, इनके पास इंटरनेशनल बिजनेस है, AMC का बिजनेस इनके पास है। तो आप इनकी जो PE रेशियोज देखेंगे वो भी आपको थोड़ी ज़्यादा नजर आएगी। बट आपको मैं सीधी सी बात बोलूँगा, इन्होंने जो QIP में जो शेयर्स में जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया तो 1150 रुपये के आसपास था। तो 1164 रुपये लास्ट लेवल है, वहाँ से अगर आपको शेयर मिलता है तो आप इसको चुपचाप आंख बंद करके रख लीजिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा शेयर है, इस प्राइस के ऊपर आपको रखना है और फिर उसको लंबे समय तक रखना, टेंशन मत लेना।
जो सबसे ज़्यादा ये शेयर अभी रुकेगा वो 1300 रुपये पे रुकेगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो 1300 रुपये खरीदने वाले जो है प्राइस है, बाइंग प्राइस है। लेकिन मैं यहाँ पर भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्ट है 1240 रुपये पे। ये जो 1240 वाला प्राइस है, यहाँ पर इतनी बार जो है ये रुका है। अगर आप इसको पिछले 3 महीने में भी देखेंगे तो 1240 पे ये रुकता ही रुकता है। 1240 पे इतना जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट होता है, आप पूछिए मत। और उसके बाद 1203 रुपये, 1203 रुपये खरीदने का बहुत बढ़िया प्राइस है। जब भी ये 1203 रुपये पे आएगा बाउंस जरूर मारेगा। ये 1203 रुपये पे आया था, मैं आपको बताऊं अभी रक्षाबंधन वाले दिन निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है 21,100 के आसपास आया था। उस दिन ये 1200 रुपये इसने टच किए थे। अगले दिन ही देखिएगा उसके बाद ये आया ही नहीं, उसके बाद सीधा इसने 80 रुपये का रनअप दिया था 4 दिन के अंदर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जो 1200 रुपये वाले जो प्राइस है 1203, यहाँ से एकदम तेज़ी से बाउंस करता है। और इसके अलावा देखिएगा 1164 रुपये ऐसा प्राइस इसके नीचे आया, तो आप चुपचाप आंख बंद करके अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसको शेयर्स को रख लीजिए। अब यह बंधन बैंक, ये देखिएगा बंधन बैंक, आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक, ये 3 बैंक ऐसे थे, ये कोविड से जो है इनका सबसे बुरा हाल हुआ है। देखिएगा ये बंधन बैंक 700 रुपये के आसपास चलता था, 304 रुपये। इसी तरीके से आरबीएल बैंक 600 रुपये चलता था, 100 रुपये आ गया। इंडसइंड बैंक 1400-1500 रुपये चलता था और 300 रुपये तक के उससे भी नीचे के उसने लो लगाए। तो आप ये देखिएगा इन शेयर्स में पिटाई बहुत जबरदस्त हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? असेट्स क्वालिटी। अब बंधन बैंक का जो बिजनेस है वो बंगाल में है, काफ़ी बड़ा है। अब बंगाल में लॉकडाउन अभी तक ही चला है, तो यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस इनके पास हुआ है। तो इस बिजनेस के अंदर फंडामेंटली आपको रिकवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। 311 रुपये पे प्रमोटर ने भी जो स्टेक सेल किया था, क्योंकि इनको अपनी प्रमोटर को होल्डिंग कम करनी थी, क्योंकि इनको नई ब्रांच खोलने की जो है परमिशन नहीं मिल रही थी। तो ये जो शेयर्स है इसमें वोलेटिलिटी एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। और मैं अभी आपको कहूँगा कि अभी इन प्राइसेस पे नहीं, लेकिन ये जो पहली बार जब आप इस शेयर्स को खरीदने का प्लान करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस जो है वो 240 रुपये के आसपास जो है बनता है। अगर ये 240 रुपये के आसपास शेयर्स मिले आपको तो वहाँ पर आप इसको 225 से 240 के बीच में, क्योंकि अभी इसमें रिस्क जो है ना सबसे ज़्यादा है, पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। तो 225 से 240 के बीच में इस शेयर्स को खरीदने का, क्योंकि इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना माइक्रो फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड है, वो तो ये माइक्रो फाइनेंस में चीज़ें पता नहीं चलती। और फिर देखिएगा अगर ये आपको ये जो 6 महीने के अंदर जो इसने 160 रुपये के आसपास के प्राइस मिले थे, 160 से 165 रुपये के बीच में, यहाँ पे तो देखिएगा रिस्क है ही नहीं। अब देखो ये तो अब लिक्विडेशन ही हो जाए कंपनी का तो बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको 160-165 में मिलेगा और लॉन्ग टर्म ओरिजिन से आप इसको रखेंगे तो इसके बहुत अच्छे दिन जो है दोबारा से हमें आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि इसको 6-8 महीने जो है प्रॉब्लम रहे, झटका लगे एक जोर से, और कुछ जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसी हों कि इनको दोबारा से एक फर्दर कैपिटल की ज़रूरत हो, फिर ये QIP करें, तो हो सकता है कि 7-8 महीने जो आगे आने वाले हैं वो इनके लिए संकट भरे हो सकते हैं। मैं इस बैंक की बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं सबसे लास्ट में आपसे डिस्कस भी इसीलिए कर रहा हूँ कि इसके बारे में आपको पता रहे, मैं आपसे आराम से बात कर सकूँ। देखिएगा ये कुछ इस तरीके का है जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है कुछ, जैसे आप देखिएगा हमारे यहाँ पे इक्विटास वाला है, इक्विटास का है, और इसी तरीके से उज्जीवन है। तो उज्जीवन वाले ने तो बहुत अच्छे प्रोविजंस बना रखे थे, इन्होंने भी, इनके भी प्रोविजंस काफ़ी है। तो ये जो बंधन बैंक है ये इसीलिए जो इसकी वैल्यू इतनी कम हो गई, तो ये डिटोरिएट भी इसीलिए हुआ कि यहाँ पर जो है इसकी जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो असेट्स है वहाँ पर कितना नॉन परफॉर्मिंग होगा, उसकी वजह से शेयर चल नहीं पा रहा। अभी देखिएगा बाकी अगर बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उनके मुकाबले में ये नहीं चला, चाहे आरबीएल से कंपेयर करो, जो IDFC फर्स्ट से करो, बट ये नहीं चला। तो अभी ध्यान रखिएगा 225 से 240 रुपये इसका परफेक्ट प्राइस है जहाँ पर आप खरीद सकते हैं पहली बार, और 160 से 165 तो लंबे समय तक जो है आप इस शेयर्स को जो है रख सकते हैं। तो मैंने आपको इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो बातें की वो सभी बैंकों से रिलेटेड की, और यहाँ पर जो भी आपकी पोजीशन होगी वो देखिएगा, ये केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हमने बताई। तो जो भी पोजीशन होगी उसके लिए मैं और मेरा चैनल किसी भी तरीके से जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो जो भी आप ट्रेड करें या निवेश करें तो अपने फाइनेंशियल जो आपके एडवाइजर्स हैं उनसे सलाह लें, और उसके बाद जो है किसी फाइनल कंक्लूजन पर निकले और पूरी सावधानी बरतते हुए जो है निवेश करें। और आपकी जो राय है वो आप मुझे चैनल पे देते रहिएगा, तो जो भी आपकी राय होती है उसके हिसाब से जो है हम भी जो है इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो आप जो भी
जिस तरीके की भी राय, चाहे आप उसमें क्रिटिसिज्म है वो भी हमें अच्छा लगता है, अगर आप जो है आगे कोई आपको चीज़ अच्छी लगती है उसके लिए आप जो है लाइक करते हैं तो वो भी। तो मैं अभी अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।